बच्चों, आज फिर हम लोग क्लास 8 के लिए पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑल्दो चिल्ड्रन, ये चैप्टर जो है क्लास 8 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में आ सकता है, तो मैं पढ़ा देती हूँ आपको। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 8 के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चिल्ड्रन, अगर आपको याद हो तो क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो याद आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का वह इफेक्ट जिसके कारण किसी केमिकल में, किसी लिक्विड में केमिकल चेंजेज हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण जब केमिकल चेंजेज आए किसी लिक्विड में या किसी में कहीं जिसमें हो सके, तो मेनली हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी लिक्विड में, पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, हम फ्लो कराते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेज हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है जिसका कि रेसिस्टेंस हाई हो, तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट के नाम से पढ़ा था। इस चीज को हमने चिल्ड्रन, ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो ये कनेक्टिंग वायर है। अब ये वायर है कनेक्टेड ट्यूबलाइट से और किसी अप्लायंस से, लेकिन इसे जब हम छूते हैं तो ये गर्म नहीं लगता। और अगर ये गर्म होता तो ऑब्वियसली ये प्लास्टिक का इसका कवरिंग मेल्ट कर जाता, लेकिन वैसा नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो वायर है वो गुड कंडक्टर है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है जिसका कि रेसिस्टेंस हाई हो, तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या कि जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके चारों ओर मैग्नेट के जैसा प्रॉपर्टी पैदा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, देन अब इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे उसके हम समझाते हैं इसके बाद। तो इलेक्ट्रोलाइट या आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें केमिकल चेंजेज हो जाता है, वो अपने आयन में टूट जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चिल्ड्रन, ये अब हम लोग इस चैप्टर में शुरू से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा था? सबसे पहले फिर से मैं इसे भी बता दूंगी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होना शुरू होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो किसी अप्लायंस का, क्या होता है?
वो जिस वायर से कनेक्टेड है उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहा, जिसके कारण उससे हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जब ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे आप लिखा हुआ देखते हैं कहीं 11,000 वोल्ट डेंजर का साइन रहेगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा वोल्टेज पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करेगा और इस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन कीजिएगा? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन नहीं है आपका, जस्ट समझने के लिए इस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। continuous flow of charge through a conductor constitutes electric current। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ जो है हम लोग पहले से 7 में भी पढ़े होंगे, हो सकता है 6 में भी पढ़े हों, तो उसको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर किसको कहिएगा? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, उसे हम लोग गुड इलेक्ट्रिक करंट और हीट भी कह सकते हैं। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिसमें कि हम लोग क्या पढ़े थे? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, उसके बाद रेस्ट ऑफ द मेटल्स गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। किसको कहिएगा? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट कैन नॉट फ्लो, उसे कहेंगे हम लोग गुड बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहिएगा। वुड, पेपर, प्लास्टिक, कॉटन, रबर एक्सेट्रा, ये सारा क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। तो चिल्ड्रन ये हमारा गुड कंडक्टर और ये हो गया हमारा इंसुलेटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि मान लेते हैं कि आपको कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसे कि वुड, पेपर, प्लास्टिक, कॉटन, रबर, सिल्वर, कॉपर सब दिया हुआ है और आपको टेस्ट करना है कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, उसको बैटरी से, एक बैटरी हम लोग लेंगे, बैटरी लिए। अब इस बैटरी से हम वायर कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ एक बल्ब लगा दिए और फिर वो जो सपोज कि आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिया हुआ यहाँ कनेक्ट कर दिए, उसको फिर इधर स्विच लगा के यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ये हमारा है प्लास्टिक। तो अगर ये प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक ऑब्वियसली हमको पता है कि इंसुलेटर है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब अगर ग्लो करने लगे तो ये इस प्लास्टिक को हम क्या समझेंगे? ऑब्वियसली इंसुलेटर है। और अगर मान लेते हैं यहाँ कॉपर लगा देते हैं हम, कोई दूसरा मेटल लगा देते हैं हम, तो हर सभी मेटल, जो भी मेटल है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ऑब्वियसली सभी मेटल हम लोग गुड कंडक्टर ही कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, थोड़ा कम, तो गुड कंडक्टर ही है।
तो अगर बल्ब ग्लो करने लगे था तो ये कंडक्टर होता, लेकिन अगर हम प्लास्टिक, वुड, पेपर से इस तरह से बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इट मीन्स ये जो प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये सारा क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि इसे करंट नहीं फ्लो किया, बल्ब नहीं जला, तो इस तरह से ये सारा इंसुलेटर है। ठीक है, चलें अब देखिए, ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्वर या जो भी मेटल है सारा सॉलिड है, इंसुलेटर में भी ये सारा सॉलिड है। तो अब हमें देखना है कि क्या लिक्विड से भी करंट फ्लो करता है। हमें देखना है, ये स्टडी करना है कि क्या लिक्विड से भी करंट फ्लो करता है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो जरूर आप याद करोगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे कि आपको कहा जाता है ना कि भींगे हाथ से हमें स्विच ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए, खाली पैर बिना चप्पल पहने, बिना सैंडल पहने हुए, वो भी प्लास्टिक का पहने हुए, हमें स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है, क्योंकि हमें करंट मार सकता है। हमारा बॉडी भी में भी तो लिक्विड है ना, ब्लड के रूप में और भी लिक्विड के रूप में हमारे अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है लिक्विड। तो अगर चार्जेज में हमारा हाथ सट जाए, स्विच में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, समहाउ एक भी पतला सा वायर बाहर रह गया है समहाउ, और मेरा हाथ टच कर गया, तो मेरे बॉडी के थ्रू चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, जिसमें कि जितना भी चार्ज चला जाए कुछ नहीं होता है। तो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चार्ज जाना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, वो सर्किट पूरा हो जाएगा ना, पढ़े थे ना वो सॉरी क्लोज्ड सर्किट, तो सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारे बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आपने ये भी सुना होगा कि जब किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट मार देता है, तो अगर बाय द वे खुदा न खास्ते उसका हाथ सट गया तार में और कुछ उपाय न किया जाए, तो हो सकता है कि उस आदमी से क्या बॉडी से तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तो जब तक कि उसके बॉडी का सारा लिक्विड खत्म ना हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो आदमी मर ना जाए। इस तरह से हम बॉडी के अंदर लिक्विड है, उससे चार्ज फ्लो होता है। हमें भींगे हाथ से छूने से मना किया जाता है, क्योंकि वो जो वाटर हम लोग यूज करते हैं वो प्योर वाटर नहीं है, और प्योर वाटर अगर रहेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, वो इंसुलेटर होगा। लेकिन हम लोग जो वाटर यूज करते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहता ही है और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम एक्सप्लेन करते हैं, आप उसे देखो, समझने की कोशिश करो। बच्चों, ये चैप्टर हो सकता है केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएं, लेकिन मैं इस पर वीडियो बना दे रही हूँ, और देखिए, समझिए, और जो इंथुजियास्टिक हैं उनके लिए तो अच्छा होगा मुझे लगता है। ऐसे तो वीडियो तो बहुत सारा भरा पड़ा है यूट्यूब में हर टॉपिक पर, तो आपकी जैसी मर्जी हो, समझने का हो, न समझने का मन हो, या मुझे जानते हैं इसलिए वीडियो को देखो, कुछ भी मैटर हो, लेकिन देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, तो अब आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उतना देर आपका कंसंट्रेशन रहना भी बहुत मुश्किल। ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए एक हम एक्टिविटी इस वीडियो में देखते हैं। टू टेस्ट वेदर अ गिवन लिक्विड इज कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सॉलिड के बारे में तो हम लोगों ने देखा और जानते भी हैं पहले से भी कि इंसुलेटर किसको कहते हैं और गुड कंडक्टर किसे कहते हैं। अब यहाँ हम लोग इस चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये होगा किसी सॉल्यूशन में, सॉल्ट, एसिड या बेस का सॉल्यूशन हो, उसी में ये इफेक्ट देखा जा सकता है। तो पहले हमें जानना होगा कि क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो ये जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। चलिए ना, हम दिख करके आपको दिखाते नहीं हैं, बट ये बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, इसे आप करके देख सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो एक्टिविटी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्या करते हैं, एक बीकर ले लिए, इस बीकर में
लिक्विड ले लेते हैं बारी बारी से। लिक्विड का नाम हम यहाँ लिखे हुए हैं, प्योर वाटर, टैप वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस और विनेगर। ये सारा हम ले लेते हैं। उसके बाद हम मीन्स क्या, वाटर बारी बारी से पहले ले लिए हम प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर ले लिए हम इस कंटेनर में। उसके बाद ये दोनों है मेटल का एक वायर, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं हम लोग। अभी मैं इस एक्टिविटी के बाद आपको बता दूंगी इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड सिंपल से कहिएगा, टू मेटल रॉड्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। या टू मेटल रॉड्स whose ends are connected to negative and positive terminal of cell, उसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ये दोनों हमारा, ये रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है वो मेटल का रॉड है या वायर है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को हम, बैटरी का ये प्लस है और ये माइनस है, बड़ा वाला लाइन प्लस और छोटा वाला लाइन माइनस रिप्रेजेंट करता है। तो जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के प्लस से कनेक्ट कीजिएगा वो कहलाता है एनोड, और जिसको माइनस से कनेक्ट कीजिएगा इलेक्ट्रोड को, जिस बैटरी के माइनस से जिसको कनेक्ट करेंगे वो कहलाएगा कैथोड। और फिर यहाँ एक बल्ब है, कनेक्ट कर दिए सबको। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो अगर ये लिक्विड कंडक्टर होगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और अगर ये लिक्विड कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। बात क्लियर? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पहला है लिक्विड प्योर वाटर, ये ले लिए इस बीकर में, इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ है, ये बैटरी है, बल्ब है, कनेक्ट कर दिए। तो अगर ये प्योर वाटर में आप एक्टिविटी कीजिएगा डिस्टिल्ड वाटर में तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इसका मतलब प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इंसुलेटर है। एक हो गया। तो यहाँ क्या लिखेगा, ये डिड है, ये डिड द बल्ब ग्लो, तो लिखिए क्या लिखेंगे, नो। कंडक्टर या इंसुलेटर, तो ये हो गया इंसुलेटर। दूसरा है टैप वाटर, हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल टैप वाटर। अब इस बीकर से डिस्टिल्ड वाटर को, प्योर वाटर को निकाल दिए और उसमें नॉर्मल टैप वाटर डाल दिए। फिर से हम इस दोनों इलेक्ट्रोड को इसमें इमर्स किए, डुबाए। फिर देखते हैं कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। आप सोचो कि क्या हमारा टैप वाटर प्योर होता है? नहीं, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी मिला रहेगा ही, कुछ न कुछ उसमें मिक्स रहेगा, मिला ही रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब ये टैप वाटर जो है वो कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसलिए बल्ब ग्लो करने लगा। तो टैप वाटर में क्या लिखिएगा, बल्ब ग्लो किया, यस, ये क्या है, कंडक्टर है। फिर सॉल्ट वाटर ले लेते हैं। अब वो जो टैप वाटर था उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं, नमक, और फिर से सेम चीज करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को इस लिक्विड में डालें और देखते हैं हम कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि सॉल्ट वाटर है, तो ऑब्वियसली अब तो वाटर में हमने सॉल्ट भी मिला दिया, तो देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा, ये हो जाएगा कंडक्टर। उसके बाद हम लोग लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। अब उसमें थोड़ा सा हम शुगर मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, और अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं। तो फिर से वही बात होगी, हम क्या देखेंगे कि शुगर सॉल्यूशन भी जब हम लेते हैं तो भी बल्ब ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, वो इसमें थोड़ा सा शुगर डिजॉल्व कर लिए, और जब आप दोनों इलेक्ट्रोड को डालिएगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या कि शुगर सॉल्यूशन से जब करंट हम लोग इलेक्ट्रोड को रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि शुगर जो है कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, वो अपने आयन में नहीं टूटता है, इसलिए वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्या कहिएगा, शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व कर जाता है और वो अपने आयन में
नहीं टूटता है, इस कारण उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब क्या लिखिएगा शुगर सॉल्यूशन में, ये नो, ये हो जाएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर हो गया। लेमन जूस, लेमन जूस तो ऑब्वियसली लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो जब उसको वाटर में डिजॉल्व कराइएगा तो एसिड अपने आयन में टूट जाएगा और फिर भी ये बल्ब ग्लो करेगा। तो आप लेमन जूस में वही एक्टिविटी करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ये हो जाएगा कंडक्टर। उसके बाद विनेगर, विनेगर भी एसिड है, जब उसको आप वाटर में मिक्स कर दीजिएगा तो और दोनों इलेक्ट्रोड को रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब विल ग्लो। इस तरह से हमने आज इस एक्टिविटी के थ्रू क्या देखा कि जब हम एक एसिड, बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और यही इफ़ेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट। और इसी चैप्टर में और भी सारा टॉपिक आप पढ़िएगा। तो ये आपका बेस हुआ। इससे हमने क्या क्या समझा कि गुड कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे पहचानेंगे, एसिड, बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। विनेगर से करेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ये कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाटर में इसको मिक्स कीजिएगा तो वो अपने आयन में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में टूट जाता है ना। जैसे कि आपने अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे नमक का ये फॉर्मूला है, तो जब इसको आप पानी में डिजॉल्व करते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो ये ऐसे टूट जाता है, Na+ और Cl- में ये टूट जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये क्यों है इसे भी मैं बता ही दूंगी इस चैप्टर में, ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। पहले देखिए, एक प्लस एक माइनस दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया, तो इस रूप में नमक था NaCl के रूप में, और जब इसको हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इस तरह से यही जो माइनस और प्लस वाला जो चार्ज पार्टिकल है Na+ और Cl-, उसी के कारण इलेक्ट्रिक करंट वाटर से फ्लो करेगा और इस तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर होगा। तो चिल्ड्रन, ये तो अब जस्ट आपका ABCD हुआ इस चैप्टर का। इसके आगे वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इतना अच्छे से समझ के अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। और मुझे विश्वास है आप लोग ज़रूर देखिएगा। चिल्ड्रन, मैं जो बच्चे पर्टिकुलरली मुझे जानते हैं, मैं उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में इतना अच्छा वीडियो भरा पड़ा है जिसे देखने वालों की कमी नहीं है और वीडियो की भी कमी नहीं है। तो अच्छा वीडियो भी बहुत है, इससे कई गुना बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन मैं इसलिए बना देती हूँ कि जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे मुझे जानते हैं, वो देखेंगे इस वीडियो को, उन्हें जो शायद फ़ायदा हो मेरे वीडियो से। तो बच्चों, देखिए वीडियो और वो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, कुछ कमेंट भी लिखिए। अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। नहीं भी अच्छा लगे तो वो ख़राब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लिखिए। तो देखो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सुन देख लीजिए वीडियो। बहुत लंबा वीडियो है, मैं बनाती नहीं हूँ तो इसीलिए कि बच्चे इतना देर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए अपने नोटबुक में, अगर कुछ नोट करने लायक हो तो धन्यवाद जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं बच्चों। तो हमने सोचा है शायद कभी लंबा गैप अब हो जाए, हमने सोचा है कि जैसे 7, 8, 9, 10 और 11th का भी मैं बनाऊंगी, तो हर 5वें दिन आपके क्लास का वीडियो आएगा। 8 का, चाहे 7, 8, 9, 10 जो भी है, हर 5वें दिन आपके क्लास का वीडियो आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना भी ठीक नहीं है, उतना तो हो भी नहीं पाता है।
तो एक एक ही कर दें, यही काफ़ी है। तो बच्चों हर 5वें दिन आपके क्लास का वीडियो आएगा, ध्यान से देखो, समझो और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए। यही तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए, और ये मेहनत किसके लिए? आपके लिए, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। थैंक यू।